कल हम लोग बात कर रहे थे अनलॉफुल असेंबली पे, और ये कहा गया था कि अनलॉफुल असेंबली 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव है जो स्पेसिफिक उद्देश्य जो 189 में वर्णित है उन्हें लेकर इकट्ठा हुआ है। हालांकि चैप्टर का नाम है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, लेकिन आप 189 को देखेंगे तो जहां डेफिनेशन दी है वहां लोक प्रशांति भंग हो, यह आवश्यक तौर पर डेफिनेशन का भाग ये नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि 5 या 5 से अधिक लोग अगर इकट्ठा होते हैं और उनके इस प्रकार के इकट्ठा होने से लोक प्रशांति इसमें कोई बाधा पड़े, ऐसा लिखा ही नहीं। लोक प्रशांति शब्द ही नहीं आया पूरी डेफिनेशन में, लेकिन चैप्टर का नाम है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। इसका मतलब यह हो गया कि विधायिका ये मानकर चल रही है कि अगर 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव है और ये स्पेसिफिक उद्देश्य है जो यहां बताए जा रहे हैं, तो ये माना ही जाएगा कि लोक प्रशांति में विघ्न होगा ही होगा। ठीक है, अदरवाइज इन सारी चीजों को लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के रूप में आइडेंटिफाई करना, लिखना, इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, आप लिख रहे हैं चैप्टर का नाम लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, और फिर अनलॉफुल असेंबली इसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करते हुए आप कह रहे हैं कि ये 5 स्पेसिफिक उद्देश्य हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए यदि कोई जमाव संगठित होता है और वो उन उद्देश्यों को उस ढंग से प्राप्त करने की कोशिश करता है जो ढंग 189 में बताया जा रहा है, तो उसे अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। लेकिन विधि विरुद्ध जमाव, इसे जब डिफाइन कर रहा है तो लोक प्रशांति की चर्चा, इवन लोक प्रशांति शब्द ये उपयोगी नहीं हो रहा। तो फिर ये एनामोली, ये विसंगति दिखती है। ऐसा लगता है मानव विधायिका ने कोई गलती कर दी है कि विधि विरुद्ध जमाव को लोक प्रशांति के चैप्टर में रखकर, क्योंकि या तो वो कहे कि विधि विरुद्ध जमाव ये तब कहा जाएगा जब 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव संगठित हो और उसका उद्देश्य ये हो कि अमुक अमुक तरीकों से लोक प्रशांति में विघ्न ये डाला जाए। ऐसा तो कह नहीं रहे, उसके 5 खंड बताए और 5 में से एक में भी ये बात नहीं है। ठीक, एक में भी नहीं है। इसका अर्थ सीधे ये निकल रहा है कि विधायिका ये मानकर चल रही है, क्योंकि विधायिका की बुद्धि पर प्रश्न नहीं खड़े किए जा सकते। ठीक है, तो इसका अर्थ ही एक निकला कि विधायिका ये मानकर चल रही है कि अगर 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव है और उसके 5 स्पेसिफिक उद्देश्य हैं या 5 में से कोई एक स्पेसिफिक उद्देश्य है, तो इस जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा, इसलिए कि उसका 5 जो विशेष उद्देश्य हैं और उनमें से एक भी विधि सम्मत उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसलिए उसे विधि विरुद्ध जमाव तो कहा ही जाएगा, और साथ ही साथ इस जमाव के उद्देश्य, यदि इस जमाव के सदस्यों द्वारा परिभाषा में बताए गए तरीके से प्राप्त करने का प्रश्न किया जाएगा, तो आवश्यक तौर पर लोक प्रशांति में विघ्न ये कारित होगा। इसलिए विधि विरुद्ध जमाव, इसको लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के अध्याय में रखा जाना ठीक होगा। विधायिका ऐसा सोचती है, इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि चैप्टर है विधि विरुद्ध जमाव।
वो चैप्टर है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध और विधि विरुद्ध जमाव। इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहता 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रत्येक जमाव विधि विरुद्ध नहीं कहा जाता है। ये यहीं लिखा है जो हमने कल चर्चा की थी, क्योंकि कानून में जो कुछ लिखा होता है उसे दोनों तरह पढ़ा जाता है। जो लिखा जाता है या जो लिखा है उसे भी, और जो लिखे का अर्थ निकल सकता है उसे भी। जो लिखा है उसे अभिव्यक्त रूप से लिखा, और जो लिखे का अर्थ हो सकता है उसे विविक्षित रूप से लिखा, यह माना जाता है। विविक्षित अंग्रेजी में इम्प्लाइड, ठीक है, वो इम्प्लाइडली लिखा है, यह माना जाता है। तो कहता है 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब वो बता रहा है कि कब कहा जाता है। यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो, फिर डैश, यानी ये लाइनें का से लेकर वहां तक जितनी बातें वर्णित हैं सबके पहले पढ़ी जाएंगी। ठीक है, जो बेयर टेस्ट इसे पढ़ने के संबंध में जो भाषाई नियम है उनके मुताबिक डैश लग जाने के कारण डैश से लिखे, डैश से जो पहले लिखे हुए वाक्य हैं वो का से लेकर वहां तक जो कुछ लिखा है उस सबके साथ पढ़ा जाएगा उसको। तो जब सबके साथ पढ़ेंगे तो एक सीधी बात निकल रही कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध केवल तब कहा जाता है। केवल शब्द विविक्षित रूप से हम ऐसा मान सकते हैं कि लिखा है, हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन जो लिखा है उसका स्वाभाविक अर्थ यही है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध कहा जाता है यदि उस जमाव का सामान्य उद्देश्य निम्न में से एक हो। इसका मतलब यह निकल आया कि इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रत्येक जमाव विधि विरुद्ध नहीं होता जब तक कि उन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव का सामान्य उद्देश्य यह ना हो जो नीचे लिखा है। इसे एक तरीके से और कहा जा सकता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध नहीं होता यदि उनका उद्देश्य का से लेकर के वहां तक लिखी हुई जो बातें हैं वो हों, यदि वो उद्देश्य उनके बीच सामान्य न हो। यानी 5 या 5 से ज्यादा लोगों का उद्देश्य जमाव भी है, उस जमाव का या उस जमाव के सदस्यों का उद्देश्य वो भी है जो का से वहां तक लिखा है, लेकिन वो उद्देश्य उनके बीच सामान्य नहीं है। उनका सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, जब तक उनका उद्देश्य सामान्य नहीं है तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव है। और सिर्फ इस कारण से कि उनमें से कुछ का उद्देश्य, ठीक है, या उनमें से सबका उद्देश्य का से वहां तक वर्णित बातें हैं, लेकिन वो उद्देश्य उनके भी सामान्य तो हो। अगर सामान्य नहीं है वो उद्देश्य तो भी उनका उद्देश्य समान है लेकिन सामान्य नहीं है, और समान उद्देश्य को सामान्य नहीं माना जा सकता। कल भी हमने कहा कि समान उद्देश्य को सामान्य नहीं माना जा सकता, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। और सामान्य उद्देश्य के लिए जरूरी है कि प्रत्येक को एक दूसरे के उद्देश्य की जानकारी रही हो, तभी सामान्य उनके बीच। अदरवाइज समान है लेकिन सामान्य नहीं। जब तक सामान्य नहीं है उद्देश्य तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि 5 या 5 से अधिक लोगों का यह जमाव विधि विरुद्ध जमाव है। सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य उनके बीच सामान्य था इसका साक्ष्य होना चाहिए।
ठीक है, जब तक सामान्य उद्देश्य का साक्ष्य मौजूद नहीं है तब तक ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि डेफिनेशन कहती 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जिसका सामान्य उद्देश्य निम्न में से एक। अच्छा, सामान्य उद्देश्य है, इसे भी तो दर्शित करना पड़ेगा कि सामान्य उद्देश्य निम्न बातों में से कोई एक है, ये दर्शित करना पड़ेगा। यानी जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, कोई जमाव विधि विरुद्ध जमाव है क्योंकि उसमें 5 या 5 से अधिक लोग शामिल हैं और उसका सामान्य उद्देश्य है कि भारत की सरकार को, किसी राज्य की सरकार को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को या किसी लोक सेवक को जो वो अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल के प्रयोग से या आपराधिक बल के प्रदर्शन से आतंकित किया जाए। इसलिए यह जमाव विधि विरुद्ध है। तो भाई आपने जाना कैसे? कैसे जान लिया आपने? कोई ज्योतिष आती है आपको कि 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा थे और आपने बस ज्योतिष का प्रयोग किया और आपने जान लिया कि ये 5 या 5 से अधिक लोग, ठीक है, भारत की सरकार को, राज्य की सरकार को, भारत के राष्ट्रपति को या किसी, ठीक है, जो कुछ वहां लिखा है, भारत की सरकार, किसी राज्य की सरकार, संसद, राज्य का विधानमंडल, ये लिखा है, राष्ट्रपति राज्यपाल का जिक्र नहीं है। या कोई लोक सेवक जिसकी अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करना चाहता था, उसे आप आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा या आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा आतंकित करना चाहते थे। ये जाना कैसे? ठीक है, जब आप जानेंगे और न्यायालय में साबित करेंगे तभी तो ये कहा जाएगा कि वो जमाव विधि विरुद्ध था। इसका मतलब यह हुआ कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के संबंध में कुछ ऐसा सबूत जरूर होना चाहिए जिससे उनके आशय का साक्ष्य मिल रहा हो। ठीक है, जब तक आप ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है, अभियोजन को ऐसा कुछ जरूर दर्शित करना पड़ेगा कि ये नारे लगा रहे थे भारत। अच्छा, फिर नारा लगाना अभिव्यक्ति है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके, क्योंकि कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बताएगा थोड़ी, ये तो आपकी जिम्मेदारी होगी, मीनिंग देयर बाय अभियोजन की जिम्मेदारी होगी कि वो ये साबित करें। तो विधि विरुद्ध जमाव है ये तभी है ना कि 5 या 5 से अधिक लोग हैं और उनका सामान्य उद्देश्य, समान नहीं, सामान्य उद्देश्य, और उद्देश्य का से लेकर वहां तक लिखा हुआ है। हम इस बात पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने अपने शैक्षिक जीवन में 20 बार यह सवाल किया है, 20 बार, नंबर ऑफ टाइम, और हमेशा यही उत्तर आया है कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं, नहीं कहते। ठीक है, तो ये विधि विरुद्ध जमाव है। हम लोग यहां 5 या 5 से ज्यादा लोग बैठे हैं, ठीक है, हमेशा यही उत्तर होता है कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। बहुत जुड़ गया और बहुत जुड़ गया तो इतना कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा जमाव जिसका उद्देश्य, पहले तो धारा 141 थी ना, जिसका उद्देश्य धारा 141 में वर्णित 5 उद्देश्यों में से एक हो, गलत, फिर गलत, अभी भी नहीं है। 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा जमाव जिसका सामान्य उद्देश्य है, ठीक है, कौन सा? जो 189 का खंड से लेकर वहां खंड तक है, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। और सामान्य आशय से इसका फर्क यही है कि सामान्य आशय काम किए जाने के पूर्व ही दिमागों के पूर्व मिलन से निर्मित हो जाना चाहिए, क्योंकि आशय काम का स्टार्टिंग पॉइंट है। कल हमने कहा था
और उद्देश्य चूंकि काम का अंतिम बिंदु है, इसलिए काम का अंतिम बिंदु यानी काम का उद्देश्य प्राप्त होने से किसी समय पूर्व, चाहे दिमागों के सम्मिलन द्वारा या अन्य किसी रीति से, जो दिमागों का जो उद्देश्य की सामान्यता है वो उस जमाव के सदस्यों के बीच आ जानी चाहिए। अगर उद्देश्य की सामान्यता जमाव के सारे सदस्यों के बीच नहीं है, ठीक है, तो उस जमाव को विधि विरुद्ध नहीं कहेंगे। और जब उस जमाव को विधि विरुद्ध नहीं कहेंगे तो फिर उस जमाव में शामिल सदस्यों का के दायित्व का निर्धारण, ठीक है ना, आपका जो पूर्व की धारा 36, 37, 38 होती थी उनके मुताबिक होगा, ठीक है ना। ये विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य अगर साबित हो गए, अगर यह साबित हुआ कि विधि विरुद्ध जमाव के ये सदस्य थे, तब यह संभव है कि एक के कार्य का उत्तरदायित्व सब भुगते, तब यह संभव है। लेकिन अगर विधि विरुद्ध जमाव साबित नहीं हुआ तो फिर सब अपने अपने आशय के मुताबिक, अब फिर जिसने जो किया उसके मुताबिक दंडित होगा। किसी ने केवल लाठी चलाई तो उपाधि का दोषी है, नो डाउट, वो भी अपराध करने के लिए जमाव में शामिल हुआ था, लेकिन कौन सा अपराध, ठीक है, तो जिसने जिस अपराध को करने के लिए वो शामिल हुआ था उसी के मुताबिक उसे दंड मिलेगा। लेकिन सामान्य उद्देश्य अगर है तभी विधि विरुद्ध जमाव, यानी विधि विरुद्ध जमाव के गठन की जो पहली शर्त है वो कौन सी, 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव। उसकी दूसरी शर्त है कि धारा 189 में वर्णित 5 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य की विद्यमानता, और उसकी तीसरी शर्त है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के बीच उद्देश्य की सामान्यता। अगर उद्देश्य सामान्य नहीं है तो विधि विरुद्ध जमाव को विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अगर उद्देश्य 189 में वर्णित 5 प्रकार के प्रकारों में से किसी एक प्रकार का नहीं है तो भी उसे विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहा जाएगा। अपराध स्पेसिफिकली डिसाइड किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपराध जिन स्थितियों में बनता है केवल उन्हीं स्थितियों में अपराध का होना समझें। आपराधिक स्थितियों का उदारता पूर्वक अर्थान्वयन नहीं किया जाता, ठीक है। जिन स्थितियों में अपराध घटित होगा वो स्थितियां आपको क्लियर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वे स्थितियां नहीं हैं तो कम से कम कृत्य अपराध नहीं है, वो अवैध हो अलग बात, होता रहे अवैध, अवैध होगा तो हो सकता दीवानी अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद कारण ये प्रश्न, ठीक है, तैयार कर दे, लेकिन दंड ये नहीं मिल सकता। इसके लिए तो एकदम जरूरी है कि अपराध जिन स्थितियों में घटित होता है वे सब पूरी हो, सब। तो विधि विरुद्ध जमाव में 3 स्थितियां जरूर चाहिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव, उद्देश्य की सामान्यता और उद्देश्य का प्रकार। ये 189 में वर्णित 5 प्रकारों में से कम एक, जिनमें से पहला कल हम लोगों ने चर्चा किया था और उस पर बहुत बात करने की जरूरत भी नहीं कि पहला कौन सा है, भारत की संसद को, किसी राज्य के विधानमंडल को, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई लोक सेवक जो अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है उसे आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करना। और आपको
कई बार बताया गया कि आतंकित करना, संत्रस्त करने, संत्रासकारित करने और भयग्रस्त करने से ज्यादा बड़ा शब्द है आतंकित करना। दूसरा उद्देश्य कहता है किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के, इसका मतलब अवैध आदेशिका के निष्पादन में प्रतिरोध करना। यह विधि विरुद्ध जमाव को गठित नहीं करेगा। हो सकता है आप दोषी हो जाओ किसी अपराध को करने के, अन्य किसी अपराध को करने के दोषी हो जाओ, यह संभव है, लेकिन विधि विरुद्ध जमाव के अपराध को करने के लिए आप दोषित नहीं किए जा सकते। राइट टू सेल्फ डिफेंस हम लोग पढ़ रहे थे, वो कहता था लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है, भले उसका कार्य सर्वथा न्यायानुमत न हो। ठीक है, भले उसका कार्य सर्वथा न्यायानुमत न हो, वो अब ऐसा वारंट लेकर आया है, ठीक है, वो ऐसा वारंट लेकर आया है जो गलत है और आपको मालूम है, और वो सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि सही है, वो सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि सही है। आपने उस वारंट के निष्पादन का प्रतिरोध करने के लिए 10, 12, 15 लोग इकट्ठे कर लिया, आपने वारंट का प्रतिरोध किया, ठीक है, सर्वथा न्यायानुमत आप थे ही नहीं। ठीक है, लोक सेवक का कार्य नो डाउट सर्वथा न्यायानुमत नहीं था, क्योंकि एग्जैक्ट ठीक वारंट थोड़ी था, लेकिन आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है उस दशा में। ठीक है, क्योंकि हम तो पिछली आईपीसी हमें याद है, वो कहता है कि धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलेगा, और धारा 99 में यह कहता है कि आप सर्वथा न्यायानुमत न हो लोक सेवक, फिर भी राइट टू सेल्फ डिफेंस आप नहीं रखेंगे, वो सर्वथा न्यायानुमत नहीं है। आपने 15-20 लोग इकट्ठा करके वारंट के निष्पादन का प्रतिरोध शुरू कर दिया, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस तो आपको मिला नहीं, या तो राइट टू सेल्फ डिफेंस मिल जाता, वो तो मिला नहीं। ठीक है ना, क्योंकि लोक सेवक का कार्य सर्वथा न्यायानुमत नहीं था, फिर भी आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस उसके कार्य के अगेंस्ट नहीं था। ठीक है ना, तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं था, आपने प्रतिरोध किया, तो आप अपराधों के दोषी होंगे। हो सकता 332 के दोषी हो जाए, हो सकता 353 के, ये नहीं जो अब सीआरपीसी में है, वो सॉरी बीएनएस में आपका मेरा ख्याल है 123(1), 123(2) ये हो गए, शायद उसके दोषी होते हैं, या हो सकता अन्य किसी अपराधों के आप दोषी हो जाए, लेकिन विधि विरुद्ध जमाव के दोषी नहीं है। यद्यपि 10 या 15 लोग आपने इकट्ठे किए, आप विधि विरुद्ध जमाव के दोषी नहीं, क्योंकि आप वैध आदेशिका का निष्पादन, ठीक है, आप वैध आदेशिका के निष्पादन का विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां वैध आदेशिका लिखा है, ठीक है, यहां चूंकि वैध आदेशिका लिखा है और दंडिक विधियों का निर्वचन कठोर होगा, जो लिखा है वही पढ़ा जाएगा। आप अन्य किन्हीं भी अपराधों के दोषी हो जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी भी अपराध के दोषी नहीं होंगे, होंगे, लेकिन चाहे जिन अपराधों के दोषी हो, लेकिन विधि विरुद्ध जमाव के दोषी नहीं है आप, और विधि विरुद्ध जमाव के दोषी न होने से लाभ मिलेगा, और अगर कहीं विधि विरुद्ध जमाव के दोषी हो गए तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव के दोषी हो गए तो लाठी इनने मारी, हम तो सिर्फ खड़े थे, लेकिन हमने लाठी मारी, कानून ये मानेगा, सबने लाठी मारी ये मानेगा। और अगर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं है तो इनने लाठी मारी, हमने थप्पड़ मारा, आपने गाली दी, ये लाठी के लिए दोषी, हम थप्पड़ के लिए दोषी, आप गाली के लिए दोषी। ठीक है ना, तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना आपको ज्यादा खराब स्थिति में डाल देता है। ठीक है ना, आपकी स्थिति कानून के समक्ष ज्यादा
खराब हो जाती है अगर आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य साबित हो जाते हैं। इसलिए जो अच्छे एडवोकेट्स हैं वो हर चंद कोशिश करते हैं कि विधि विरुद्ध जमाव हटा दें। विधि विरुद्ध जमाव हटाने के लिए कोई जादू थोड़ी कर सकते हैं। 5 या 5 से ज्यादा लोग निम्न हैं, सारे साक्षी कह रहे हैं कि 5 या 5 से ज्यादा लोग थे, तो कैसे संख्या थोड़ी हटा दोगे भाई? चीजें साबित तो साक्षियों के कथनों पर होंगी। वो कह रहे हैं 5 या 5 से ज्यादा लोग थे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वैध आदेशिका का निष्पादन हुआ, वो सॉरी एक वारंट के निष्पादन का विरोध इन लोगों ने किया। स्वयं जो वारंट लेकर गया था वो भी कह रहा है कि ने किया, ठीक है। अब अगर यह साबित कर दिया जाए कि यह वारंट एक वैध वारंट नहीं था, ठीक है, अगर यह साबित कर दिया जाए कि यह वारंट एक वैध वारंट नहीं था, और इसे साबित कर देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पुलिस तो छोड़ो, ठीक है, आधे तो 75% तो जो कानून से जुड़े हुए लोग, उनसे पूछ लो कि एक वैध वारंट कौन सा होता है, कैसे जारी होता है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या प्रारूप उसका होना चाहिए, तो शायद ही कुछ लोग हों जो बताएं, ठीक है। तो इसे साबित कर देना आसान है कि वो वारंट एक वैध वारंट नहीं था, और जो वैध वारंट नहीं था तो वैध आदेशिका का निष्पादन, इसका अगर हम विरोध कर रहे होते सामान्य उद्देश्य रखकर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ, तब वो विधि विरुद्ध जमाव बनता, ठीक है। और वैध आदेशिका, यह हम चूंकि क्रिमिनल के आदमी है इसलिए हमें सीआरपीसी याद रहती है। अगर सीपीसी में भी सम्मन जारी हुआ है तो भी वैध आदेशिका है। वैध आदेशिका का मतलब कोई विधि है, कोई विधि, वैध आदेशिका का मतलब वैध आदेशिका ही होता है। उसका मतलब सम्मन वारंट यही नहीं होता है, वैध आदेशिका, तो सिर्फ इतना ही कहा, कोई वैध आदेशिका है। पंचायत राज अधिनियम आप देखेंगे, जो ग्राम पंचायत है वो विभिन्न प्रकार की आदेशिकाएं जारी कर सकती है। जो नगर पालिका, नगर निगम है, वो भी विभिन्न प्रकार के आदेशिकाएं जारी कर सकता है। यहां तक कि आप यहां कूड़ा नहीं डालेंगे, आप यहां ये जो कुत्ते लेके आप घूम रहे हैं ये नहीं घूमेंगे, जिनमें पता ही नहीं लगता कि 2 कुत्ते साथ घूम रहे हैं, एक कुत्ता एक को घुमा रहा है, एक आदमी कुत्ते को घुमा रहा है, क्योंकि तमीज तो दोनों लोगों की बराबर है। तो अगर प्रारूप से न पहचाने, गुणधर्म के आधार पर पहचाने, तो ये पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि कुत्ते दोनों हैं या इनमें से एक ही कुत्ता है। हो सकता कुत्ता ज्यादा आदमी सिद्ध हो, आदमी ज्यादा कुत्ता सिद्ध हो, यह भी संभव है, ठीक है। क्योंकि कुत्ते को आप पहचानेंगे तो कुत्ता ही के आधार पर, तो आदमी में कुत्ता ही ज्यादा दिख रही, इनमें कुत्ता ही कम दिख रही, वो थोड़ा तब भी सत्यनिष्ठ दिख रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वैध आदेशिका का निष्पादन मतलब वैध आदेशिका का निष्पादन, और वैध का मतलब वैध होता है जो प्रॉपरली कानून की सीमाओं और कानून की अपेक्षाओं के मुताबिक जारी हुआ, उसी को वैध आदेशिका कहेंगे। उसका निष्पादन में या विधि के किसी निर्देश के, अब देखिए यहां लोक शांति नहीं कहा उसने, पीछे भी लोक शांति नहीं कहा उसने, पीछे भी उसने सिर्फ इतना ही कहा कि भारत की संसद को, राज्य के विधानमंडल को, भारत की सरकार को, किसी राज्य की सरकार को, कोई लोक सेवक जो अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है उसे आप आतंकित करते हैं। तरीका आतंकित करने का क्या है? आपराधिक बल का प्रदर्शन या आपराधिक बल का प्रयोग। लोक प्रशांति की तो बात ही नहीं की उसने, और रखा कहां लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों। इसका मतलब विधायिका मानती क्या है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोक प्रशांति में विघ्न पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए उसने विधि विरुद्ध जमाव को, अनलॉफुल असेंबली को लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के अध्याय में स्थान दिया है। अदरवाइज इसका कोई औचित्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप देखेंगे जो सेकंड पर्पस हमने देखा, इसमें भी लोक प्रशांति भंग करने वाले किसी कृत्य को अपेक्षित नहीं किया गया है, ठीक है ना। लोक प्रशांति में विघ्न डालने वाले, लोक प्रशांति में विघ्न कैसे पड़ता है? लाउड स्पीकर जोर जोर बजा रहे हैं, ठीक है, अब पड़ रहा है लोक प्रशांति में विघ्न,
ठीक है ना। आप कुछ ऐसा लिख पढ़ रहे हैं कि लोग आपको पीटने आ सकते हैं, यानी कुंडली बजा के आपको पीटे, ये भी स्थिति हो सकती है। ठीक है, या आप सड़क पर निकलने की आपकी प्रतीक्षा करें और आपको कूटें। यह है लोक प्रशांति में विघ्न। ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। आप वैध आदेश का निष्पादन का विरोध कर रहे हैं या विधि के किसी निर्देश का विरोध कर रहे हैं। विधि कौन सी है? कुछ नहीं, कोई हो। ठीक है, रोज तुम करते रहते हो। ठीक है, हम लोग इतने आदी हो गए विधि के निर्देशों की अवज्ञा देखने के कि किसी पर कोई असर ही नहीं पड़ता। ठीक है, 5 या 5 से अधिक लोग अगर वैध आदेशिका के निष्पादन का विरोध कर रहे हैं तो उल्टा हो जाता है। कई बार लोक प्रशांति और स्थापित हो जाती है, लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, सो जाते हैं आराम से। ठीक है, तो विघ्न पड़ने के और लोक प्रशांति स्थापित हो जाती है। लेकिन विधायिका ये मान रही है कि नहीं, अगर ये काम हुए हैं तो लोक प्रशांति में विघ्न होगा ही होगा। ठीक है, और अगर तत्वतः देखें तो वाकई होता भी है, क्योंकि अगर लोग जाकर अपने घरों पर सो गए तो इस कारण नहीं कि बड़ी शांति है, इस कारण कि वे आतंकित हैं कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों के मुंह कौन लगे, इस प्रकार की बात। तो स्पेसिफिकली यहां शब्दों का उपयोग नहीं है, लेकिन चूंकि जो पर्पसेस हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको उनकी सत्य प्रकृति में अगर देखें तो वे वाकई लोक प्रशांति में विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली अभिव्यक्त रूप से लोक प्रशांति शब्द का इस्तेमाल न करते हुए भी, या न होने पर भी, 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा जमाव जिसका सामान्य उद्देश्य 189 में वर्णित का खंड से लेकर वहां खंड तक एक भी है, उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा गया और उसे लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के अध्याय में स्थान दिया गया। दूसरा ये। तीसरा कहता है किसी रिष्ट या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। अब मेरी कभी भी यह बात समझ में नहीं आई कि इन्होंने रिष्टि और आपराधिक अत्याचार को स्पेसिफिकली मेंशन क्यों किया। क्योंकि जब आप कह रहे हैं रिष्टि का अपराध, आपराधिक अत्याचार का अपराध या अन्य अपराध, तो अन्य अपराध में तो सब आ गए। अपराध की डेफिनेशन जो बीएनएस में दी गई वो लागू होगी। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो अपराध, ये शब्द यहां कहा, अन्य अपराध, तो अन्य अपराध सीधे लिख देते हैं कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव इस सामान्य उद्देश्य के साथ संगठित होता है कि वो कोई अपराध करे तो उस जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। ठीक है ना, ये कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने 2 अपराध स्पेसिफिकली मेंशन किए, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार, और बाकी अपराधों का नाम लेने से उन्होंने बचाव रखा और एक सीधी सीधी शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि यह अन्य कोई अपराध। देखिए, यहीं पर एक चीज और फिर ध्यान रखेंगे। जब अवैध आदेशिका थी, उसका निष्पादन के लिए 10 या 15 लोग इकट्ठा हुए थे, तो अपराध करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे, वो अवैध आदेशिका के निष्पादन के लिए इकट्ठा हुए थे। जो प्राइमरी पर्पस था वो अवैध वारंट का या अवैध वारंट के निष्पादन का विरोध करना था, न कि अपराध करना। ठीक है, और यहां पर अपेक्षा क्या है कि अपराध करने के लिए 5 या 5 से अधिक लोग संगठित हो रहे हैं। ये बात इसलिए बतानी पड़ती कि मूर्ख जो है वो कुछ का कुछ कर देता है और अपनी समझ को कभी दोष नहीं देता। ठीक है, वो कभी नहीं मानता कि उसकी समझ कम है, वो हमेशा दूसरे पर दोष ठीक है आरोपित करने की कोशिश करता है। वहां सीधे ये कहा है अवैध आदेश का, यद्यपि वहां अपराध होगा इसलिए क्योंकि लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस बड़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि उपलब्ध नहीं है,
लेकिन बड़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि वहां कहा कि उसका कार्य सर्वथा न्यायानुमत न हो तो भी आप राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब उस लाइन को ऐसे भी पढ़ेंगे कि यदि उसका कार्य सर्वथा अन्यायपूर्ण हो तो फिर राइट टू सेल्फ डिफेंस है भी, ठीक है ना। इसको ऐसे भी पढ़ेंगे। एसपी साहब आए और निकाला रिवॉल्वर और ताड़ ताड़ गोली चलाने लगे तो फिर एसपी साहब के राउंड के कंटाप भी पड़ेगा तुरंत, ठीक है। इसका कोई हक नहीं है उन्हें, ठीक है। सर्वथा न्यायानुमत न हो यह कहा है, यह नहीं कहा कि उनके कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यदि उनका कार्य सर्वथा अन्यायपूर्ण है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस होगा भी, ठीक है। इसलिए कानून जैसा लिखा है उसके जो स्वाभाविक अर्थ हो सकते हैं वही समझिए और उन्हीं को व्याख्यायित करने की कोशिश करिए। जब हम एलएलएम करते थे तो हमारे एक कलीग थे, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि हो सकता है भाई वो देख ही रहे हों या देखते हों, वो इतने मूर्ख थे कि एक बार चर्चा ऐसे ही चल रही थी सिविल जज जूनियर डिवीजन में, सिविल जज जूनियर डिवीजन बरेली ने एक मामले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ, ठीक है ना, एक टेम्परेरी इंजंक्शन जारी किया। तो उनका कहना था कि जुडिक्शन कोई चीज ही नहीं होती। तो हमने कहा इसमें जुडिक्शन की क्या बात, सिविल जूनियर डिवीजन को जुडिक्शन है क्योंकि प्रत्येक सिविल वाद कारण सबसे निचले सिविल न्यायालय में दायर किया जाएगा। तो सबसे निचला सिविल न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन का है, तो उसमें गलत क्या हुआ? बोले नहीं, वाइस चांसलर इतनी बड़ी चीज है और सिविल जज जूनियर डिवीजन क्या है। तो अब फिर उनकी बुद्धि पर हमें तरस आ गया और फिर उन्हें आगे कुछ भी समझाना हमने उचित नहीं जाना। पोस्ट के हिसाब से जुडिक्शन तय नहीं होता, ठीक है। सिविल जज जूनियर डिवीजन की अधिकारिता में राष्ट्रपति, राज्यपाल या संविधान में जिनको अनुमति दी गई है कोर्ट प्रोसेस से, उनको छोड़कर सारे लोग हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर भी, ठीक है, उसकी अधिकारिता में। सबका अपना रोल है, ठीक है, सबकी अपनी जगह है। तो लेकिन मूर्ख हर जगह मौजूद है, ईश्वर की तरह। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है ऐसे मूर्खता सर्वव्यापी है। तो उनकी बात को समझ लेना चाहिए। वो कुछ का कुछ कर सकते हैं, कुछ का कुछ समझ सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल जो कानून है उसी को समझिए। वो कहता है सर्वथा न्यायानुमत न हो, ये नहीं कहता है कि लोकसभा के कार्य के विरुद्ध आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं होगा यद्यपि उनका कार्य सर्वथा अन्यायपूर्ण हो, ये नहीं कहता, ठीक है। तो ये लाइन गलत है। अगर आपसे ये सवाल हो रहा है क्या लोकसभा के कार्य के विरुद्ध राइट टू सेल्फ डिफेंस है, अगर सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि है या नहीं, तो फिर सही उत्तर है। हालांकि हो सकता है आयोग भी तुम्हारी ना माने, बाद में चैलेंज करना पड़े, ये भी संभव है। आयोग कौन तो मान रहा, 20 बार चैलेंज होता है, हर एग्जाम में चैलेंज होते हैं। उत्तर जो आंसर शीट आती है उसमें उत्तर हर बार चैलेंज होते हैं और बदलते भी हैं, क्योंकि जिनने वो क्वेश्चन और आंसर शीट तैयार की वो भगवान थोड़े हैं, वो भी मास्टर हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है कि लोकसभा के कार्य के विरुद्ध आपको वैसा राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है जैसा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है, वैसा नहीं है। तो वहां एक वैध आदेशिका, उसके निष्पादन के विरोध में 10 या 15 लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। उनका प्राइमरी पर्पस था एक अवैध आदेशिका के निष्पादन का विरोध करना। इसलिए उनके जमाव को विधि विरुद्ध नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि उन्हें राइट टू सेल्फ डिफेंस उस दशा में नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि लोकसेवक का कार्य सर्वथा न्यायानुमत न भी हो तो भी आपको उसका प्रतिरोध करने का या उसे नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए वे अन्य अपराधों के दोषी होंगे, विधि विरुद्ध जमाव के नहीं। और यहां क्या हो रहा है, अपरिष्ट या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करने के लिए ही 5 या 5 से अधिक लोग संगठित हुए हैं। ये बात ही बदल गई है, ये बात ही अलग है।
हां, इसका कोई औचित्य हमें आज तक समझ में नहीं आया कि राष्ट्रीय आपराधिक अत्याचार इसको स्पेसिफिकली मेंशन क्यों किया, जबकि यह अन्य अपराध की संज्ञा में सारे आ सकते थे। तो इसका केवल एक ही जस्टिफिकेशन हमें समझ में आता है कि रिश्ती की जो डेफिनेशन है, यानी मिसचीफ, उसकी जो डेफिनेशन है कि जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोग या किसी व्यक्ति को, ठीक है, उसकी जो संपत्ति है, ठीक है, यानी लोग या व्यक्ति की जो संपत्ति है उसके संबंध में आप कोई ऐसा कार्य करते हैं संपत्ति के संबंध में कि वो संपत्ति लोग के लिए या व्यक्ति के लिए या तो कम उपयोगी हो जाती है, कम उपयोगी, निरुपयोगी नहीं कहा, कम उपयोगी हो जाती है, या उसके मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, उसका मूल्य नष्ट हो जाता है, यह नहीं कहा। यदि नष्ट हो जाना क्षतिकारक प्रभाव की एक्सट्रीम पोजीशन है, अधिकतम सीमा है, ठीक है ना। लेकिन न्यूनतम कानून निर्धारित करता है, अधिकतम को निर्धारित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकतम में न्यूनतम शामिल है। 100 में 1 तो शामिल ही है, 1 में 100 शामिल नहीं। तो क्षतिकारक प्रभाव की अधिकतम सीमा मूल्य का नष्ट हो जाना है, अनुपयोगी हो जाता है, ये अलग बात है, और वो कम उपयोगी हो जाता है, ये अलग बात है। कम उपयोगी मिनिमम है और अनुपयोगी ये मैक्सिमम है। तो कानून के शब्दों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए, और जब किसी की संपत्ति पर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो कंटाप पड़ने की गुंजाइश होती है वो सबसे ज्यादा होती है। संभवतः इसीलिए इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा, ताकि लोग रिश्ती का अपराध करने से स्वयं को बचाएं, 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव संगठित करके, क्योंकि उससे लोग शांति में विघ्न पड़ने की संभावना सर्वाधिक होती है। ऐसे ही आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं लेकिन प्रासंगिक है, तो उसका एक ब्लूप्रिंट उस पर चर्चा कर लेते हैं कि आपराधिक अत्याचार क्या है। जब आप किसी की कब्जे की अचल संपत्ति पर इस आशय से प्रवेश करते हो कि उसे क्षति कारित की जाए, बाधा कारित की जाए या क्षोभ कारित किया जाए, तीनों में से एक भी या तीनों, या कोई अपराध कारित किया जाए, या प्रवेश तो निर्दोष ढंग से करते हो। जब आपने प्रवेश किया तो आपका प्रवेश निर्दोष था, लेकिन कालांतर में आपका वो प्रवेश इन उद्देश्यों के लिए, ठीक है, बन जाता है, और आप वहां रुके इन्हीं उद्देश्यों में से किसी एक की पूर्ति के लिए रहते हैं, तो फिर यह कहा जाता है कि आपने आपराधिक अत्याचार किया है, यह माना जाएगा। और आपराधिक अत्याचार में भी शांति भंग की संभावना सबसे ज्यादा होती है, संभवतः इसीलिए इनका जिक्र अलग से कर दिया। अदरवाइज एक लाइन में बोला जा सकता है कि 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह जो किसी अपराध को करने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ इकट्ठा हुआ है, उसे हम विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे, ठीक है। जो किसी अपराध, एक लाइन में बोले, क्योंकि राष्ट्रीय आपराधिक अत्याचार ये भी अपराध है और ये अन्य अपराध तो सारे, लेकिन ऊपर वाले, ठीक है, ये अपराध अलग से नहीं, जैसे भारत की संसद को, राज्य के विधानमंडल को आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, ये स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, ठीक है। आपराधिक बल के जो राजद्रोह पढ़ा था या आगे पीछे पढ़ के राज्य के विरुद्ध अपराधों में, उसमें कहता है कोई कार्य करने के लिए या कार्य से विरत रहने के लिए, वहां यह कहा है, ठीक है, वहां यह कहा है। आप राजद्रोह के अपराध में जो हम लोगों ने पढ़ा था, कार्य करने के लिए या कार्य से विरत रहने के लिए, ये शब्द थे। यहां कहता है कि भारत की संसद को, राज्य के विधानमंडल को, भारत की सरकार को
राज्य की सरकार को, ठीक है, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा या आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा आतंकित करने के लिए संगठित हुए, बस आतंकित करने के लिए संगठित हुए। अभी आतंकित करना शुरू नहीं किया, यहीं पर मामला खत्म हो गया, यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि आप आतंकित करने के लिए संगठित हैं। और अगर आगे आपने आतंकित किया भी तो अब स्थिति है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य आतंकित कर रहे हैं, तो अब एक एक सदस्य जो विधि विरुद्ध जमाव का है वो जमाव के सभी सदस्यों के समान किए गए कृत्य के लिए दायित्व के अधीन होगा। और अगर यह विधि विरुद्ध जमाव न हो तो सब अपने अपने आशय के मुताबिक, या उनके बीच सामान्य आशय था, यह साबित करिए, ठीक है ना, यह तो सामान्य आशय साबित करिए, और अदरवाइज अपने अपने आशय के मुताबिक, तो बातें बदल जाएंगी। यहां विधि विरुद्ध जमाव बता रहा है तो वो बात अलग है और यह बात अलग है, ठीक है ना। तीसरा उद्देश्य कहता है, वो चौथा कहता, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना। ये क्यों रखा? ताकि अगर आप वैध कब्जा, ठीक है, रखने के हकदार भी हैं तो भी आप उस संपत्ति का कब्जा बलपूर्वक नहीं लेंगे। जिस संपत्ति का कब्जा आप प्राप्त करने के कानून के मुताबिक अधिकारी हैं, अगर आपने ऐसा किया 5 या 5 से अधिक लोगों के साथ मिलकर, तो यह माना जाएगा कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जो समूह आपने गठित किया था आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेने के लिए, वो जमाव विधि विरुद्ध है, ठीक है। और फिर भले ही आगे आपने कुछ भी न किया हो तो भी आप विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए दंड के अधीन होंगे, ठीक है ना। लेकिन यह दर्शित करने के लिए कुछ जरूर होना चाहिए कि सारे लोग किसी संपत्ति के कब्जे को प्राप्त करने के लिए ही इकट्ठा हुए थे। अदरवाइज अगर वो ये कहेंगे कि हम तो ऐसे ही हरि कीर्तन करने के लिए, राम नाम संकीर्तन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो इसका कोई जवाब आपके पास नहीं होगा और फिर वो जमाव हो सकता विधि विरुद्ध न भी माना जाए। इसका मतलब साक्ष्य होना ही चाहिए, लोग ये बताएं कि कुछ वहां ऐसा जरूर चल रहा था जिससे ये स्थापित होता है कि 5 या 5 से अधिक लोग किसी संपत्ति का कब्जा आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा लेने के लिए ही इकट्ठा हुए थे। यह प्रदर्शित जरूर होना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं कि जिस संपत्ति पर इस प्रकार कब्जा लेने की कोशिश हो रही थी उस संपत्ति पर आप कब्जा लेने के अधिकारी थे या अधिकारी नहीं थे, इससे कोई लेना देना नहीं। अपना हो तो भी आपका या आप हो तो भी आपका जमाव विधि विरुद्ध, क्योंकि आप कब्जा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। फिर कहता है इसी में किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना, ठीक है। अच्छा, ये इसी में आ गया। या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार से या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता है या उपभोग करता है वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना। यानी आपके अधिकार हैं। देखिए, 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। एक वो अधिकार जो आपको वास्तव में उपलब्ध हैं और दूसरे वे अधिकार जिनका आप दावा करते हैं लेकिन वो वास्तव में आपको उपलब्ध नहीं है। आप एक संपत्ति पर कब्जे का दावा करते हैं लेकिन वो संपत्ति मेरे पास है और आपका दावा एकदम न्यायपूर्ण है, लेकिन है वो मेरे पास संपत्ति, ठीक है। तो कानून जो आपको हक दे रहा है
वो कानून हक ये दे रहा है कि आप कानून की प्रक्रिया से हमसे इस संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लें। लेकिन अगर आप हमसे इस संपत्ति के कब्जे को जबरदस्ती प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें अपने कब्जे के अधिकार की रक्षा में राइट टू सेल्फ डिफेंस भी प्राप्त रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि संपत्ति मेरे पास है, ठीक है ना, संपत्ति मेरे पास है, कब्जा उसका मेरे पास है। आप होंगे उस संपत्ति के कब्जे को कानून द्वारा ले लेने के हकदार, तो कानून से लीजिए ना, किसने मना किया? जबरदस्ती थोड़े छीन लेंगे, क्योंकि जबरदस्ती छीनने से लोक प्रशांति में विघ्न कारित होगा। और दंड विधि इसका उद्देश्य है कि लोक प्रशांति में विघ्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि शांति व्यवस्था की पहली गारंटी है। ये सही है कि आप मकान पर कब्जे का दावा करते हैं और आपका दावा बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो जब बिल्कुल ठीक है तो कानून की प्रक्रिया से लीजिए ना। आप ये कहेंगे कि कानून की प्रक्रिया देर लगती है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं, लगती होगी। लेकिन अगर आप स्वयं लेना शुरू करेंगे तो फिर तो ये जंगल राज, फिर आपसे कोई और लेगा, ये तो अनंत उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो अगर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव आपने इकट्ठा किया उस संपत्ति का कब्जा लेने के लिए, जो कि वैध रूप से आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, वैध रूप से आपके पास होनी चाहिए, तो भी भले ही आप उस संपत्ति का कब्जा वैध रूप से प्राप्त भी कर लो, ठीक है, लेकिन ये जो 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव आपने इकट्ठा किया था हमसे कब्जा लेने के लिए, इसके लिए आप दंडित होंगे। ये आपने अपराध किया, भले ही कब्जा ले लेना तो वैध रूप से। और अगर आप हमें डिस्पोजेस करने आए तो आपके कृत्यों के विरुद्ध हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस भी रहेगा, क्योंकि कब्जे में हम हैं, ठीक है, कब्जे में हम हैं। आपको कब्जा प्राप्त करने का अधिकार था, नो डाउट, ठीक होगा तो ले लो ना, किसने मना किया? लेकिन अगर आप कब्जा प्राप्त करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव को संगठित करके आए तो आप विधि विरुद्ध जमाव के संगठन के लिए ही दंडित होंगे। और अगर आपने मेरे खिलाफ कोई अपराध करना चाहा जो मेरी शरीर के या संपत्ति के खिलाफ हुआ, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस हमें शरीर और संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की दशा में प्राप्त है। और फिर हम राइट टू सेल्फ डिफेंस का यूज अगर करते हैं आपके विरुद्ध, तो हो सकता हम किसी अपराध के दोषी न हो, ठीक है, या राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सीड कर जाने के आधार पर कम अपराध के दोषी हों, लेकिन आप तो अपराध के दोषी होंगे ही होंगे, जबकि चीज आप ही की है, ठीक है ना। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसने सीधे कहा कब्जे के अधिकार को, उसने ये नहीं कहा वैध कब्जा हो, वैध कब्जा कुछ कहा ही नहीं। उसने सीधे कहा कि किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार से या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो, जिसका वह कब्जा रखता हो, ठीक है, या उपभोग करता हो, उससे वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना। यानी वो कब्जा वो रखता है ना, अधिकार वो रखता है ना, मार्ग का किसी चीज को ले जाने का अधिकार वो रखता है ना, और आप उसे उस अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। इस वंचन के लिए आपने एक 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव इकट्ठा किया है, तो विधि विरुद्ध जमाव है। आप उसके हकदार थे या वो हकदार था, इसका सवाल ही कहां है। कब्जे में वो था ना, अधिकार का उपभोग वो कर रहा था ना, ठीक है, तो आप कानून की प्रक्रिया से उसे रोक देते, जबरदस्ती थोड़ी रोक देंगे, या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना,
ठीक है ना, किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को, अनुमित अधिकार का मतलब जिसका अनुमान आप लगाते हैं या जो वाकई कानून में आपको मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल उपभोग दूसरा कर रहा है, क्योंकि तभी तो आप प्रवर्तित कराने का प्रयास करेंगे। अगर एक्चुअल उपभोग भी अधिकार का आप ही कर रहे हो तो आप प्रवर्तित कराने का प्रयास क्यों करेंगे? भाई हमें कब्जे का अधिकार है या हमें मार्ग का अधिकार है, तुम हमें रोक रहे हो तभी तो हम प्रवर्तित कराने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम क्यों करेंगे? तो इस खंड की भाषा यह बोल रही है कि अगर आप आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा उन अधिकारों को भी जो वैध रूप से आप ही के हैं, लेकिन जिनका वास्तविक उपभोग और उपयोग कोई दूसरा कर रहा है, ठीक है ना, उन अधिकारों को भी आपराधिक बल के प्रयोग या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा प्रवर्तित कराने के लिए या दूसरे को उन अधिकारों के उपभोग से रोकने के लिए 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव संगठित करोगे, जिसका सामान्य उद्देश्य यही हो, तो आप विधि विरुद्ध जमाव संगठित करने के दोषी होंगे। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। 5वां कहता है आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो। अवैध करने के लिए नहीं कहा उसने, अवैध करने के लिए नहीं कहा, वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए जिसका वह वैध रूप से करने का हकदार हो। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, हम कहता है कि जिसे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध ना हो, हम तुम्हारी सेवा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध नहीं, हमने कोई सेवा की संविदा कर रखी तुमसे? भाई हमने कोई सेवा की संविदा तो कर नहीं रखी, और तुम 5 या 5 से ज्यादा लोग जमाव इकट्ठा करो कि हम तो सेवा लोगे, तो आप हमसे वो कराना चाहते हो जिससे करने के लिए वैध रूप से आबद्ध नहीं है। ठीक है, या जो हम वैध रूप से करने के लिए आबद्ध हैं, कहते हैं, या उस जिसका वैध रूप से आबद्ध नहीं, हकदार, हकदार कहा, आबद्ध और हकदार में फर्क हो गया। ये जिसे करने के लिए वैध रूप से हकदार है, हम मंदिर में जाने के लिए वैध रूप से हकदार हैं, तो 15 हो भी, ठीक है, 5 या 5 से अधिक लोग आबद्ध नहीं है मंदिर जाने के लिए, हमारे में हकदार लिखा है। ठीक है, by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do. ठीक है, or to arm it to do what he is legally entitled to do. तो वही आया जो हिंदी में लिखा है, इंटाइटल का अर्थ तो वही आया, हकदार। ठीक है, तो हकदार यानी हम मंदिर जाने के लिए आबद्ध नहीं है, लेकिन आप हम मंदिर जाने के लिए आबद्ध नहीं है, हकदार हैं, और हम जाना चाहते हैं। ठीक है, आप हमें रोकने के प्रयोजन से 5 या 5 से अधिक लोगों के साथ एक जमाव संगठित कर रहे हैं, तो इस जमाव को विधि विरुद्ध माना जाएगा। इसका मतलब जो 5वां प्रकार है विधि विरुद्ध जमाव के संगठन का, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रयोग या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। ठीक है ना, क्योंकि स्वतंत्रता की बात हुई, ये ठीक है, हम वैध रूप से आबद्ध नहीं है वो करने के लिए, लेकिन हकदार तो हैं। ठीक है, और वैध रूप से आबद्ध हम नहीं है कुछ करने के लिए, आप हमें वो करने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो आप मेरी स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हो। यदि स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग यहां पे नहीं किया, लेकिन जो शब्दावली है वो इसी प्रकार की है। ठीक है ना, क्योंकि स्वतंत्रता इसके बहुत अर्थ हो सकते हैं, शारीरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, अनेक अर्थ हो सकते हैं, और स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर दिया तो सारे शामिल हो जाएंगे। कानून अपने को बस यहीं तक सीमित रखना चाहता है कि अगर आप वैध रूप से जिसे करने के लिए हम हकदार हैं, उसे करने से रोकने के लिए आपने 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव संगठित किया, तो आपका जमाव विधि विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, ये भाव वो यहां लेना चाहता है, इसलिए उसने वैध रूप से आबद्ध और इन सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो विधि विरुद्ध जमाव
5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव नहीं है, बल्कि 5 या 5 से अधिक लोगों का ऐसा जमाव है जिसका सामान्य उद्देश्य 5 प्रकार के उद्देश्यों में से कोई एक। पहला, भारत की संसद को, किसी राज्य के विधानमंडल को, राष्ट्रपति को, वो भारत की सरकार को, राज्य की सरकार को, या कोई लोक सेवक, जब वो अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो उस समय आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, विधि के किसी निर्देश का या विधि किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, राष्ट्रीय आपराधिक अत्याचार या किसी अन्य अपराध इसको करने के लिए संगठित होना, ठीक है, आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी को भूमि के अधिकार, मार्ग के अधिकार, जल के उपभोग के अधिकार, किसी ले जाने के अधिकार या किसी अनुमित अधिकार का से वंचित करना या किसी अधिकार को प्रवर्तित कराना, ठीक है, 4 हो गए। और 5वां, उसे करने के लिए आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा विवश करना, जिसे वो करने के लिए वैध रूप से या तो आबद्ध नहीं या वैध रूप से हकदार। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप विधि विरुद्ध जमाव ये संगठित कर रहे हैं, और विधि विरुद्ध जमाव अगर आपने संगठित किया या आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हुए तो कानून के समक्ष आपकी स्थिति कितनी दुर्भर और कठिन हो जाएगी इसका अनुमान आगे की धाराओं से लगेगा, ठीक है, इसका अनुमान आगे की धाराओं से लगेगा कि विधि विरुद्ध जमाव इसके सदस्य आप बने तो कानून के समक्ष आपकी स्थिति कितनी कठोर हो जाएगी, कितनी कठिन हो जाएगी। तब आप दूसरों के कार्यों के लिए भी दायित्व के अधीन आएंगे, अदरवाइज अपने ही कार्यों के लिए दायित्व के अधीन आएंगे। और स्पष्टीकरण कह रहा है कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बात को विधि विरुद्ध हो सकेगा, इसे याद करने की या इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमने आपसे पहले भी कहा कि आशय काम का स्टार्टिंग पॉइंट है और उद्देश्य काम का अंतिम बिंदु है। तो कोई कार्य सामान्य आशय से किया हुआ नहीं कहा जाएगा यदि उसे करते समय या उसे करने से पूर्व ही उस काम को करने का आशय उस काम के कर्ताओं में निवास नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि 4 या 6 लोगों ने मिलकर इस काम को किया है, सामान्य आशय मिलकर मतलब सबका आशय था उस काम को करना, तो आपको साबित ही करना पड़ेगा कि उस काम के प्रारंभ होने से पूर्व ही उन सबका उस काम को करने का आशय था और सबको उस आशय की जानकारी थी, इसीलिए तो यह माना जाएगा कि मिलकर वो उस काम को कर रहे थे, अदरवाइज कैसे कहा जा सकता है। लेकिन इस काम को करने का इनका सामान्य उद्देश्य था, यह तभी कहा जाएगा जब उस उद्देश्य की प्राप्ति से किसी समय पूर्व इन सबको यानी कार्य के कर्ताओं को उस काम के अंतिम उद्देश्य की जानकारी हो गई थी, यद्यपि काम के शुरू होने से पहले नहीं थी, ठीक है ना। तो या काम के शुरू होने से पहले ही थी, ठीक है, तो भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है पूरी आईपीसी में कि 149 और 34 एक साथ नहीं आ सकते, ये कहीं नहीं लिखा है। तब 34 और 149 दोनों का मामला बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सामान्य आशय भी था और सामान्य उद्देश्य भी था। ये कहीं नहीं लिखा है पूरी आईपीसी में, ये भी बड़ा गलत फहमी रहती है कि 34 और 149 एक साथ नहीं आ सकते। ये पूरी आईपीसी पूरी बीएनएस में कहीं नहीं लिखा है, और जब नहीं लिखा तो फिर आप अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर शुरुआत में ही विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों को एक दूसरे के उद्देश्य की जानकारी आ गई तो सामान्य आशय भी है और सामान्य उद्देश्य भी है, तब कुछ। और अगर काम के शुरू होने से पहले एक दूसरे के उद्देश्य की जानकारी नहीं थी तो सामान्य आशय नहीं है, किंतु काम के पूरा होने से पहले किसी भी समय अगर एक दूसरे के उद्देश्य की जानकारी आ जाएगी तो सामान्य उद्देश्य है। तो इसलिए इसको कहना अनावश्यक है जो स्पष्टीकरण में लिखा है कि सीधी सी बात है, कोई जमाव जब संगठित हुआ तो विधि विरुद्ध नहीं था, उस समय उसका उद्देश्य 5 उद्देश्यों में से किसी एक को प्राप्त करना नहीं था। सब ऐसे ही मिलकर बैठे
और फिर एकदम उनके बीच ये हो गया कि ऐसा करेंगे। तो जो जमाव शुरुआत में निर्दोष था वो बाद में विरुद्ध हो गया। इसमें कौन सी खास बात है, ये तो पहले से ही आ रहा है। इसलिए स्पष्टीकरण हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने आपसे बार बार कहा कि स्पष्टीकरण अगर मुख्य धारा में आपको नहीं दिख रहा तो या तो मुख्य धारा की समझ आपकी गलत है और या स्पष्टीकरण आपने ठीक से समझा ही नहीं। इतना न समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, इतना ही याद रखिएगा कि विधि विरुद्ध जमाव में 5 या 5 से ज्यादा लोग ये जरूरी है, उनके बीच उद्देश्य की सामान्यता जरूरी है और उद्देश्य 5 में से कोई एक होना चाहिए जो 189 में लिखे। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। उम्मीद है ये समाप्त हो जाना चाहिए।